आज हम इस वीडियो में आपको प्रिज्म के बारे में पढ़ाएंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें यह एक हमारा प्रिज्म है और इसका एक मुख्य परिच्छेद हमने काटा हुआ है जो हमारे परावर्तक अपवर्तक पृष्ठ होते हैं उसके लंबवत काटा गया है ए बी सी, यानी जो ए बी सी है हमारा जो मुख्य परिच्छेद है ए बी सी है। तो ये एक डायग्राम है। सबसे पहले हम प्रिज्म देखते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। अगर हम इसको देखें तो इसमें तीन तो एक आयताकार पृष्ठ हैं और दो क्या होते हैं, त्रिभुजाकार। तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा होता है। तो जी हम परिभाषा कह सकते हैं यहाँ से कि तीन इसमें क्या होते हैं, आयताकार पृष्ठ होते हैं और दो होते हैं त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को हम कहते हैं प्रिज्म। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला दिया हुआ है अपवर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है। अपवर्तक पृष्ठ हम उसे कहते हैं जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान लीजिए कि जी हमारा मुख्य परिच्छेद है तो एक जी आयताकार है, एक जी आयताकार है, एक जी आयताकार, और इस पृष्ठ के जस्ट पीछे एक त्रिभुजाकार पृष्ठ है। तो जी जो हमारे पृष्ठ हैं इनको बोलेंगे हम अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन इन्हीं दोनों पृष्ठों से हुआ, क्योंकि जी क्या है, आधार है। तो जी तो आधार है, इसलिए आधार तो नीचे रखा रहेगा। लेकिन जी जो दो ए बी और ए सी जो पृष्ठ आपको दिख रहे हैं जी हमारे अपवर्तक पृष्ठ होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण कहलाता है कि दो अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम प्रिज्म कोण। देखिए कि एक ए बी हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया, एक ए सी अपवर्तक पृष्ठ हो गया। तो दोनों जिस कोण पर एक दूसरे से मिल रहे हैं उस कोण को ही हम प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है अपवर्तक कोर। अपवर्तक कोर कहलाती है कि दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलने वाली जो कोर होती है उसको बोलते हैं अपवर्तक कोर। जैसे एक अपवर्तक पृष्ठ जी है और एक अपवर्तक पृष्ठ जी है, तो जी जो हमारी कोर होगी, मान लीजिए कि जी है, तो जी जो कोर आपको जी दिख रही है जी हमारी क्या हो जाएगी, अपवर्तक कोर कहलाती है। प्रिज्म का आधार, मतलब प्रिज्म को हम जिस सतह से रख देते हैं उसे वो क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। या प्रिज्म कोण के सामने के पृष्ठ को हम बोलते हैं आधार, ठीक। अब होता है मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद कहलाता है कि अगर हम अपवर्तक पृष्ठ, मान लीजिए कि ये एक प्रिज्म है, एक त्रिभुजाकार पृष्ठ जिस तरफ है, एक त्रिभुजाकार इस तरफ है। तो अगर हम अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत यदि कोई भी हम भाग काटते हैं तो वो कहलाता है उसका मुख्य परिच्छेद। तो यहाँ पर मुख्य परिच्छेद क्या है हमारा, ए बी सी, जो हमारा यहाँ से काटा गया है। तो जी हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। तो पहले इसको चित्र को आप बना लें और इन बिंदुओं को आप पहले नोट कर लें। अब हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद ले लिया है ए बी सी, ठीक है। आपको भाषा आपको अपने बहुत अच्छे से सुनना है। आपके लिए जो भी हम बोल रहे हैं वो ही आपको लिख लेनी है। तो पहले आप चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं यदि, तो आप खुद उसकी भाषा बना सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद लिया हुआ है जिस पे हमने एक प्रकाश किरण, जिसका एक अपवर्तक पृष्ठ ए बी है और दूसरा है ए सी। बी सी हमारा क्या हो गया, इसका आधार हो गया है। और इसके सामने जो कोण बन रहा है, आधार के सामने का जो कोण है वो क्या है, हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा। हमने कोई एक प्रकाश किरण ली है पी क्यू, तो एक पी क्यू प्रकाश किरण ली है
पी और जी होगी क्या यहाँ पर क्यू। पी क्यू प्रकाश प्रणाली है जो ए बी पृष्ठ पर क्या हो रही है, हमारी आपतित होती है। अब यहाँ पर इसको क्या मिलता है, एक अभिलंब मिलता है। तो इस अभिलंब को हम क्या करते हैं, यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। और अभिलंब क्या होता है, हमारे परावर्तक पृष्ठ पे अभिलंबवत होता है। अब यहाँ से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो जी प्रकाश किरण क्या होती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो प्रकाश किरण ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण एसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती, तो यहाँ भी इसको क्या मिलता है, एक अभिलंब मिलता है। तो जी अभिलंब मिल गया। अब क्या है, जो प्रकाश किरण है वो सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जा रही है, क्योंकि ये कांच है, यहाँ वायु है और यहाँ वायु है। तो जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, वो दूर हट जाती है, ठीक है। इस अभिलंब को हम नाम देते हैं एम, और इसको दे देंगे एन, इसको दे देंगे एम डैश, और इसको देते हैं एन डैश। तो पी क्यू और ये जो प्रकाश किरण होती है आर और एस। तो जो हमारी प्रकाश किरण पी क्यू है वो पहले पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है और वो क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। इसके बाद दूसरे पृष्ठ से यानी ए सी से अपवर्तन के बाद वो आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है। अब यहाँ पे हमने निर्गत किरण क्यों बोला है, क्योंकि देखिए आप कि जो प्रकाश किरण है हमारी, जिस माध्यम से उसने चलना प्रारंभ किया था, वायु से चलना प्रारंभ किया था, और अंत में कहाँ पहुँच गई, वो प्रकाश किरण वायु में ही पहुँच जाती है। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो ये हमारी आपतित किरण है इसको हम क्या बढ़ा देते हैं पीछे। पहले हम देख लें कि यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है क्या, I1। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा I2। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा R1, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा R2 बनता है। अब हम क्या करते हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं। तो इनके दोनों के मिलने के स्थान पे एक कोण बनता है जिसको नाम देते हैं हम सिग्मा। और ये जो सिग्मा कोण है वो हमारा क्या होता है, विचलन कोण होता है। क्या कौन सा कोण होता है, विचलन कोण होता है। तो जो विचलन कोण होता है वो हमारा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनता है। फिर एक कोण होता है न्यूनतम विचलन कोण होता है। यदि आपतन कोण का मान हम और बढ़ाते हैं तो जो हमारा विचलन कोण है उसका मान क्या होता है, घटता जाता है। मतलब आपतन कोण का मान हमें बढ़ाना है तो आपका विचलन कोण का मान क्या होगा, घटेगा। और एक आपतन कोण के एक ऐसे मान के लिए जिसमें विचलन कोण का मान क्या है, न्यूनतम होता है, वहाँ से विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो उस विचलन कोण को बोलते हैं हम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूनतम विचलन कोण समझ में आ गया आपके लिए कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उस न्यूनतम मान को ही हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यानी कि आपतन कोण का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो इसका मान क्या होता है, घटता है। लेकिन इसके लिए एक ऐसा मान आता है इसका कि फिर उसके बाद उसका मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वह है न्यूनतम मान, ठीक है। तो जो इसका जो न्यूनतम मान होता है उसको हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। और विचलन कोण आपको समझ में आ ही गया है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं विचलन कोण कहते हैं। तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो आपको भाषा ऐसी लिखनी है कि ABC हमारा प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है जिस पे एक प्रकाश किरण आ रही है, PQ आ रही है जो AB पृष्ठ पर आपतित होती है।
यहाँ से अपवर्तन के बाद वो क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। AC पृष्ठ से अपवर्तन के बाद वो RS दिशा में निर्गत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पहले पृष्ठ पर क्या है, MN एक अभिलंब मिलता है। ठीक है, और दूसरे पृष्ठ पर उसको M' अभिलंब मिलता है। यहाँ पे आपतन कोण बना हुआ है जिसको हमने I1 दिया है। यहाँ पे जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण है जिसको हमने R1 कहा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, आपतन कोण बना है इसलिए I2 लिखा है हमने। यहाँ पे अपवर्तन कोण है इसलिए R2 लिखा हुआ है। आपतित किरण को और निर्गत किरण को दोनों को हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या है, एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं विचलन कोण कहते हैं। और एक न्यूनतम विचलन कोण भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन यानी आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उस न्यूनतम मान को ही न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो चलिए इसके चित्र को आप बना लीजिए। देखिए, अब हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो पहले आप जी समझ लें कि वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है। वर्ण माने होता है रंग, विक्षेपण मतलब होता है अलग अलग बटना। मतलब जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। जब भी हम क्या करते हैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो वह क्या होता है, अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यानी सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो 7 रंग क्या है, उसके अवयवी रंग हैं। तो जैसे ही हम किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी विभक्त होने की क्रिया को बोलते हम वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने है रंग, विक्षेपण माने होता है अलग अलग। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रिज्म के द्वारा कैसे हम इसको वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। हमने प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद लिया है, A, B और C ले लिया है। यहाँ पे हमने श्वेत प्रकाश को क्या किया है, आपतित किया हुआ है। तो प्रिज्म क्या करता है, श्वेत प्रकाश को, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है उसको 7 अवयवी रंगों में क्या कर देता है, विभक्त कर देता है। तो सबसे पहले जो ऊपर रंग हमें मिलता है वो लाल रंग मिलता है और सबसे नीचे जो रंग प्राप्त होता है वो हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ हम जैसे ही कोई सफ़ेद पर्दा अगर रख देते हैं तो वहाँ हमें रंगों का एक क्रम प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रंगों के एक क्रम, जो रंगों का जो क्रम प्राप्त होता है हमें उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी रंगों का क्रम कहा जाता है। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, हमें लाल रंग प्राप्त होता है। उसके बाद होता है हमें नारंगी प्राप्त होता है, देखिए जी नारंगी लिखा है। तीसरी लाइन हमें पीली प्राप्त होगी, चौथी हमें क्या होगी, हरी प्राप्त होगी, अगली हमें नीली, फिर जामुनी और नीचे क्या होता है, हमें बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम परिभाषा वर्ण विक्षेपण को इस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे कि जब किसी हम श्वेत प्रकाश को, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म उसको क्या कर देता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो प्रकाश, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और हम दूसरी तरफ इनको क्या है, एक सफ़ेद पर्दे पर इन रंगों की क्रम को प्राप्त करते हैं। तो जो रंगों का क्रम होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और ये इनका क्रम होता है। अब हम इन क्रमों को याद कैसे रखते हैं, तो या तो आप क्या करें, उसको हिंदी में याद कर लें, जैसे बै जा नी हपी नाला। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, हा से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, बैजानी हपी नाला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल होता है। तो यहाँ पे लिख लें
बैजानी से हो गया बैगनी, बैगनी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जा, तो जा से हो जाता है क्या, जामुनी। फिर नी से हो जाता है क्या, नीला हो जाएगा, ठीक है। हा से हो जाएगा क्या, हरा। पी से हो जाएगा क्या, पीला। ना से हो जाएगा क्या, नारंगी। और ला से हो जाता है क्या, लाल। तो जी रंगों का क्रम प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैगनी रंग का होता है। जी हमें याद कर लेना है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। और जिसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है वह प्रकाश किरण सबसे कम अपवर्तित होती है, यानी वो ऊपर रह गई है। वो जो सबसे ज़्यादा क्या है, जिसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वह प्रकाश किरण क्या होती है, ज़्यादा मोटी, यानी वह प्रकाश किरण ज़्यादा अपवर्तित हो जाती है। तो हमें चीज़ याद रख लेना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी आप रख सकते हैं विबग्योर, विबग्योर। 1 2 3 7 हो गए, ठीक है। भी से हो गया वायलेट, आई से हो गया इंडिगो, बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, ओ से हो गया ऑरेंज, आर से हो जाता है रेड। तो आप बैजानी हैप्पी नाला या विबग्योर की ट्रैक से आप क्या है इन रंगों के क्रम को याद रख सकते हैं। नीचे से जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो इनका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का है, फिर उससे ज़्यादा जामुनी, नीला, हरा, पीला, और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है। जी आपको याद रखना है, जी पूछा जाता है, विकल्प में पूछा जाता है कि बताइए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है या सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे विकल्प में पूछे जाते हैं। तो चलो इसको पहले आप लिख लीजिए। देखिए, तो अब हम बताएंगे आपके लिए कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो पारदर्शी माध्यम, जैसे हमने अभी प्रिज्म लिया हुआ था, तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो रंग पे निर्भर करता है। जिस रंग का अपवर्तनांक, जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश किरण उतनी ही अपने मार्ग से विचलित होगी, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है।
बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक। देखिए, लाल रंग का अपवर्तनांक कम है तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए जो हमारी प्रकाश के जो विचलन होगा वो बहुत कम होगा। विचलन कम होगा, ठीक है। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन भी अधिक होगा, ठीक है जी। आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से ही हम इसको के कारण को हम क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि जो पारदर्शी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यानी रंग पर निर्भर करता है। जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश किरण उतनी ही अपने मार्ग से विचलित होती है, अपने मार्ग से भटकती है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है, इसलिए प्रकाश किरण कम मुड़ती है, ठीक है। तो अभी हमने जब वर्ण विक्षेपण में देखा था तो ऊपर हमें कौन सी लाल प्रकाश किरण प्राप्त हुई, क्योंकि उसका विचलन कम हो रहा है, ठीक है। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है। जब अधिक अपवर्तनांक है तो विचलन भी क्या है, अधिक है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मुड़ी और वो हमें नीचे प्राप्त हुई। इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच में ही हमें और अन्य प्रकाश की किरणें प्राप्त हो जाती हैं। तो अपने अपवर्तनांक के कारण, विचलन के कारण ही प्रकाश किरणें क्या होती हैं, जब किसी प्रिज्म में से होकर के गुजरती हैं तो वह अपने अपने अलग अलग कोणों पर क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, जिससे प्रकाश का क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये बिंदु आपको याद रखना है, इन्हीं के आधार पे आप क्या करेंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कर सकते हैं और इसका कारण भी बता सकते हैं। तो चलिए इसको पहले नोट कर लें। तो वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण होता है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है और बरसात रुक जाती है, उसी समय सूर्य निकल आता है, तो सूर्य जहाँ होता है, ठीक है, उसके विपरीत, सूर्य के विपरीत क्या होता है, हमें 7 रंगों का एक इंद्रधनुष माने एक वक्र दिखाई देता है, जिसमें हमें लाल रंग क्या होता है, ऊपर दिखाई देता है और बैंगनी रंग नीचे दिखाई देता है। तो ये सब किसका उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का है, के कारण ही क्या है, हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्योंकि जब बरसात होती है वो रुक जाती है, तो उस समय पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति काम करती हैं और वह सूर्य के जो श्वेत प्रकाश होता है उसको अवयवी रंगों में विभक्त कर देती हैं, वो छोटी छोटी बूंदें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, इंद्रधनुष का बनना हमें एक वर्ण विक्षेपण का क्या है, उदाहरण होता है। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर के गुजरता है जिसमें धूल के कण विद्यमान हो, यानी जो माध्यम हो वो कैसा हो, कोलाइडी हो, धूल के कण विद्यमान होते हैं, तो उन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब कहने का जी है कि जब प्रकाश क्या होता है, किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरे जहां धूल वायु के कण विद्यमान हुए, यानी कि एक कोलाइडी विलयन प्राप्त हो, ठीक है, कोलाइडी माध्यम, विलयन नहीं, माध्यम प्राप्त हो, तो उसमें से यदि प्रकाश गुजरता है तो जो माध्यम के कण होते हैं वह कुछ प्रकाश को क्या है, सभी दिशाओं में फैला देते हैं।
तो उसके कारण ही क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी उस घटना को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है जी, याद रखना है। उदाहरण में आप देखेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहलाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो खपरेल के घर होते हैं, जब वहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश किसी एक छोटे से छिद्र से होकर के आता है और यहाँ पर हम क्या करते थे, अगर वायु मतलब धूल के कण, अगर घर के अंदर धूल के कण हैं तो एक हमें उसका एक सीधा सा रास्ता दिखाई देता है कि जी सूर्य का प्रकाश आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे कौन सा प्रभाव दिख रहा है हमें, टिंडल प्रभाव। क्योंकि वहाँ पर क्या है, धूल के कण हैं। यदि धूल के कण नहीं होंगे तो हमें वो सूर्य का जो प्रकाश दिखता है खपरेल घर में, छोटे से छिद्र से जो प्रकाश आता है, तो वो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे धूल के कण नहीं होंगे, और यदि होंगे तो हमें वो रास्ता दिखाई देगा। तो वही कहलाता है क्या, टिंडल प्रभाव। ठीक है, जैसे हम एक दो बीकर ले लें, एक में साफ़ पानी भर लें और एक में गंदा पानी। अगर हम गंदे पानी में से टॉर्च को का प्रकाश डालेंगे तो हम उसका रास्ता दिखाई देगा, जबकि साफ़ जो पानी लिया होगा उसमें से हम टॉर्च लगाएंगे तो उसमें हमें उसका रास्ता दिखाई नहीं देगा, प्रकाश का रास्ता दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव है। स्वच्छ आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है हमें, ठीक है, वह क्या है, प्रकीर्णन के कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, खतरे के संकेत का लाल होना, यानी कि जो खतरे की जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग क्या होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे हमें वो जो लाल रंग होता है वो दूर से दिख जाता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं कि सामने कुछ खतरा है। इसलिए लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है और जी हमें दूर से दिख भी जाता है, इसलिए खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। एक नियम है, रैले ने दिया था, रैले ने ये कहा कि जो प्रकीर्णन होता है वो किसी भी रंग के तरंग दैर्घ्य की 4 के घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जो प्रकीर्णन होता है वो किसी भी रंग के तरंग दैर्घ्य की 4 के घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रैले का नियम है, तो इसको भी आपको याद रखना है, रैले का नियम। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि इनमें से किसी न कहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है या अधिक होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की क्या उदाहरण है, या रैले का नियम क्या कहता है। जी आपसे पॉइंट पूछे जाएंगे तो इनको नोट कर लें आप।